इस वीडियो में हम हिंदी दक्षता का इकाई 4 करेंगे जिसका नाम है चिंतन कौशल। तो ये बिल्कुल ही नया है टॉपिक आपके लिए, चिंतन कौशल। इसको आप इंग्लिश में थिंकिंग स्किल्स भी कह सकते हैं। कोई नई चीज़ नहीं है, नाम नया है, चीज़ वही है। आप बहुत अच्छे से जानते हैं चिंतन का मतलब क्या होता है, सोचना या विचार करना, थिंकिंग करना। तो बच्चों को जो क्लास में हम पढ़ाते हैं उनके अंदर भी डेवलप हो कि वो थिंकिंग कर सकें किसी भी चीज़ को लेकर, इसलिए ये वाली यूनिट आपके करिकुलम में और सिलेबस में डाली गई है। तो देखिए, इसको शुरू करेंगे। सबसे पहले इसका महत्व और प्रकार की बात करेंगे। उससे पहले हम थोड़ा सा देखेंगे कि चिंतन कौशल का मतलब क्या है, चिंतन का मतलब क्या है। तो चिंतन जो है वो मानव की स्वाभाविक प्रक्रिया है। कोई भी इंसान हो वो कुछ ना कुछ तो सोचता ही है, चिंतन तो करता ही है। तो ये बहुत ही नेचुरल सी चीज़ है इंसानों के लिए। और समस्या के निवारण हेतु, मान लीजिए कोई प्रॉब्लम हुई लाइफ में, तो उसका सॉल्यूशन निकालने के लिए सोचते हैं, समझते हैं, इमेजिनेशन करते हैं और विचार करते हैं। तो ये सब भी क्या है, थिंकिंग है। किसी भी कार्य से पूर्व, मतलब कोई भी काम आप करने जा रहे हैं उससे पहले आप परिणाम के बारे में सोच लेते हैं कि अगर मैं ये करूँगा तो फिर क्या होगा। तो ये भी क्या है, एक चिंतन कौशल ही है, आप चिंतन ही कर रहे हैं। और प्रक्रिया के पूर्व अनुभव पर विचार की, पहले अगर किसी ने ऐसा किया था तो क्या रिजल्ट निकला था, तो मैं कैसे करूं कि उसमें बेहतर हो। तो ये सारी चीज़ें सोचना किसी भी काम को करने से पहले। चिंतन द्वारा अधिक कार्य अच्छा होता है। बिल्कुल, अगर आप किसी काम को करने से पहले थोड़ा सोचते हैं उसके बारे में, उसके लिए एक्सपीरियंस देते हैं, तो फिर वो काम आपका बेहतर तरीके से होता है। एक उच्च ज्ञानात्मक प्रक्रिया होती है जो ये चिंतन है। इसके अंदर कल्पना, स्मृति, अनुमान, मानसिक क्रियाएं शामिल की जाती हैं। तो ये है आपका थिंकिंग स्किल। अब बात करेंगे इसके महत्व की, क्यों ज़रूरी है, ये क्या महत्व है इसका। तो सबसे पहली बात कि समस्या के समाधान की तत्परता में सहायक। कोई भी प्रॉब्लम हो उसके समाधान में चिंतन कौशल आपका काम आएगा। फिर स्वयं प्रस्तुति में सहायक, खुद को प्रेजेंट करने के लिए भी चिंतन बहुत ज़रूरी है। सृजनात्मकता में वृद्धि होती है जब आप चीज़ों को नए तरीके से सोचते हैं, बनाते हैं या विचार करते हैं अपने माइंड में और फिर प्रेजेंट करते हैं। तो इससे क्या होती है, क्रिएटिविटी भी आपकी विकसित होती है। उसके बाद तर्क वितर्क में सहायक। अब किसी से डिबेट करनी हो, मान लीजिए तर्क देना हो किसी चीज़ को लेकर, तो भी आप चिंतन के द्वारा कर पाएंगे। स्मरण शक्ति का विकास होगा, मतलब आपकी मेमोरी शार्प होगी अगर आप चीज़ों को सोचते हैं, विचार करते हैं। तो समस्या के कारणों की पहचान कर सकेंगे। योजना, यानी कि अगर आप प्लानिंग करना चाहते हैं तो उसके लिए भी आपके लिए चिंतन काम आएगा। आत्मविश्वास में वृद्धि होगी, समीक्षा और आलोचना करने में भी आपको सहायता मिलेगी। तो ये आपके महत्व हो गया। बात करेंगे प्रकार की कि ये जो चिंतन है, चिंतन कौशल है, ये कितने प्रकार का होता है। पहला जो प्रकार है वो है तार्किक चिंतन। तार्किक का मतलब होता है कि तर्कों के आधार पर बात करना, लॉजिक बात करना। तो तर्क वितर्क के साथ एक सही निष्कर्ष पर पहुंचना। ये नहीं कि किसी ने कुछ कह दिया और हमने मान लिया, अपना दिमाग लगाया ही नहीं कि ऐसा क्यों। तो तर्क वितर्क करके विचारना और फिर सही निष्कर्ष पर पहुंचना। चिंतन द्वारा समस्या का समाधान खोजना, छिपे हुए अर्थ पर विचार करना। वैज्ञानिक चिंतन होता है, जैसे विज्ञान में किसी भी चीज़ को लॉजिकली प्रूफ किया जाता है, उसी तरीके से तर्क चिंतन में भी आपको ये चीज़ें इंक्लूड करते हैं। और विद्यार्थियों के लिए आप क्या कर सकते हैं कि तर्क वितर्क प्रतियोगिताएं करवा सकते हैं, जिसमें क्या, क्यों, कैसे जैसे प्रश्नों को शामिल किया जा सकता है। अगला जो आपका है समस्यात्मक चिंतन। समस्यात्मक चिंतन में क्या होता है कि समस्या समाधान हेतु चिंतन किया जाता है। बच्चों को कोई समस्या दे दी जाती है और फिर उसका समाधान करने के लिए बच्चे चिंतन करते हैं या विचार करते हैं। इसमें पूर्व अनुभव से मदद ली जा सकती है। नई पाठ्य वस्तु में समस्या का समाधान, जैसे कोई नई चीज़ मिली, नई किताब मिली, तो उसमें जो प्रॉब्लम्स है उसको सॉल्व करना। विभिन्न हल ढूंढ सकता है बच्चा जब वो दिमाग से सोचता है। विपरीत परिस्थितियों में भी सहज बना रहता है कि प्रॉब्लम्स आती हैं तो कोई बात नहीं, हम चिंतन करेंगे, सोचेंगे, विचारेंगे और कोई ना कोई हल निकाल लेंगे। उसके बाद आता है निदानात्मक चिंतन। निदानात्मक चिंतन क्या होता है कि समस्या, रोग या दोष का पता लगाना, कि जो प्रॉब्लम है उसका पता लगाना।
निदान हम उसका फिर बाद में करेंगे। और दोषों को ठीक करना और कारणों का पता लगाना कि जो प्रॉब्लम हो रही है वो क्यों हो रही है, उसका रीज़न जानना और फिर उसको ठीक करना, निदान करना। समस्या व उसके कारणों का चिंतन किया जाता है यहाँ पर। जैसे कि भाषा सीखने में कठिनाई हो रही है किसी छात्र को, तो फिर वहाँ पर हम निदानात्मक चिंतन करेंगे। सही उपचार देंगे, जैसे अभ्यास करवाना, लेखन, वाचन इत्यादि कार्य हम करवाएंगे। फिर आता है आलोचनात्मक चिंतन। तो आलोचनात्मक चिंतन में क्या होता है, किसी भी चीज को स्वीकारने से पहले परखना, कि परख लें उसको। आलोचना का सीधा सा अर्थ होता है एक तरह से उसके नेगेटिव पॉइंट्स को भी देख लेना। तो सही गलत के अनुपात को समझना कि वो चीज कितनी सही है कितनी गलत है, चिंतन करके सोच कर समझना। विभिन्न कहानियों और कविताओं द्वारा हम इसका अभ्यास करवा सकते हैं बच्चों को। विचारों, भावों और तथ्यों की तुलना करवा सकते हैं और गंभीरता पूर्वक चिंतन यहाँ पर शामिल किया जाता है। अगला प्रकार है सृजनात्मक चिंतन। तो सृजनात्मक चिंतन का मतलब होता है नई चीजों, रचनाओं और विचारों को उत्पन्न करना, सृजन करना है, मतलब नई चीज लानी है। तो नई चीज ऐसे तो नहीं आ जाएगी, पहले माइंड में सोचेंगे ना कुछ। तो कल्पना प्रदत्त, मतलब पहले इमेजिनेशन करता है बच्चा, सोचता है, उसके बाद कोई नई रचना वो करता है। अनुभवों से उत्पन्न सूचनाओं का भी महत्व होता है इसमें, पुरानी अनुभव भी काम आएंगे उसके। ये व्यक्तिपरक यानी सब्जेक्टिव होता है, हर बच्चे का अलग। और इसके लिए हम क्या कर सकते हैं, क्लासरूम में मुक्त अंत वाले जो प्रश्न हैं वो पूछ सकते हैं बच्चों से। जैसे कुछ कहानियां हैं उसमें से ऐसे क्वेश्चन पूछना जिसका आंसर जो है वो सब अलग अलग दें, हर बच्चा अपने विचार के हिसाब से सोच के दें। तो ऐसे क्वेश्चन, ओपन एंडेड क्वेश्चन जो है हम पूछ सकते हैं। अब आता है आपका चिंतन कौशल विकास की विधियां, कि बच्चों के अंदर आप ये जो चिंतन कौशल है इसका विकास कैसे करेंगे, कौन कौन सी विधियां हैं। तो पहला जो मेथड है वो परिचर्चा कह लीजिए, डिस्कशन कह लीजिए। ये सरल विधि है। इसमें विद्यार्थी क्या करते हैं, आपस में चर्चा या परिचर्चा करते हैं और अध्यापक के साथ भी करते हैं, मतलब दो टाइप से ये हो सकती है। इसमें क्या होता है कि संप्रत्यय के विषय में चिंतन, जो भी कॉन्सेप्ट है उसके बारे में बातें, मतलब सोचना और फिर बोलना। तो समस्या के साथ ये शुरू होता है, जो डिस्कशन है किसी प्रॉब्लम को लेकर शुरू होगा और एंड में क्या होगा, इसका समाधान आपको मिलेगा या कोई ना कोई ऐसा पहलू मिल जाएगा जो उसको ठीक ठाक कर दे। ये मौखिक श्रवण, विचारों की क्रमबद्धता और अभिव्यक्ति का भी विकास करता है डिस्कशन मेथड। फिर जो अगला मेथड है आपका वाद विवाद, डिबेट कहते हैं इसको इंग्लिश में। ये क्या होता है कि तर्क की औपचारिक विधि है, ये फॉर्मल मेथड है जिसमें लॉजिक पर बात की जाती है। डिबेट क्या होता है, पक्ष में भी बोलना है, विपक्ष में भी बोलना है, तो दोनों चीजों को ठीक से देख लेना कि सही कितना है, गलत कितना है। पूर्व निर्धारित विषय पर चिंतन, पहले से ही कोई विषय दे दिया जाता है और फिर उस पर बच्चे सोचते हैं और फिर डिबेट करते हैं। वाद विवाद द्वारा अभिव्यक्ति में चिंतन का विकास होता है, कि अगर बच्चे जब डिबेट करते हैं तो उनके चिंतन का ऑब्वियस सी बात है विकास होगा, क्योंकि बोलने से पहले वो कुछ ना कुछ सोचेंगे, पक्ष में भी सोचेंगे, विपक्ष में भी सोचेंगे और इससे वो जागरूक भी बनेंगे। तो ये हो गया आपका वाद विवाद मेथड। फिर आता है प्रश्नोत्तर विधि। अब इसमें क्या होता है कि अध्यापक द्वारा प्रश्न व विद्यार्थियों द्वारा उत्तर का चिंतन बनना। मान लो टीचर ने क्वेश्चन पूछ लिया, हमने बच्चों से कोई क्वेश्चन पूछ लिया, अब बच्चे उसका आंसर ढूंढने के लिए अपने माइंड में थिंकिंग करना स्टार्ट कर देंगे। उसके बाद आता है प्रत्येक विधा में इसका क्रमबद्ध प्रयोग, चाहे कहानी हो, चाहे कविता हो, निबंध हो, कुछ भी हो, वहां पर हम प्रश्न पूछकर इसका प्रयोग मेथड का कर सकते हैं। फिर आता है मौखिक के उपरांत लिखित रूप, कि पहले बच्चे माइंड में सोचेंगे, उसके बाद लिखेंगे उसका आंसर। ठीक है, हम कहते हैं ना, मान लीजिए हमने कोई क्वेश्चन बोला, फिर हम कहते हैं चलो 5 मिनट सोच लो, उसके बाद लिखना स्टार्ट कर देना। तो बच्चे 5 मिनट तक अपने माइंड में चिंतन करना शुरू कर देते हैं और फिर आंसर को जो है वो लिखते हैं। जैसा कि आप लोग भी डीएलएड एग्जाम जब देंगे तो यही करेंगे, क्वेश्चन को पढ़ेंगे, दिमाग में फ्रेम करेंगे आंसर और फिर पेज पर उतारेंगे। चिंतन मनन में अति महत्वपूर्ण विधि है ये प्रश्नोत्तर वाली, और पाठ के अंत में जो प्रश्न दिए गए हैं हम उसका अभ्यास करवा के बच्चों को क्या करवा सकते हैं, प्रैक्टिस करवा सकते हैं। अगला जो मेथड है वो है संक्षेपण मेथड, यानी कि संक्षेपण को बोलते हैं सार, इसका अर्थ होता है सार। ये भी एक कला है, मतलब एक आर्ट है। अगर आप किसी बड़ी चीज को पढ़ते हैं और उसका सार बना लेते हैं, मतलब मान लीजिए आपने 4-5 पेज का निबंध पढ़ा
और असेंबली में खड़े होके 2-3 मिनट में आपने पूरा बता दिया कि उसके अंदर क्या था, तो ये आर्टी तो है, तो ये कला है। मूल लेख के अतिरिक्त कुछ नहीं, मतलब जो आपने बहुत लंबा पढ़ा था और आपने जो सार बनाया, संक्षेपण दिया, उसमें जो है ना उसका पूरा निचोड़ होगा, मतलब एक्स्ट्रा चीज़ें बिल्कुल भी नहीं होंगी। किसी भी विषय की संक्षेप में विवेचना करना, कोई भी विषय हो, कोई भी टॉपिक हो, उसका संक्षेप यानी बहुत ही कम शब्दों में और पूरा हो भी जाए ऐसे बोलना। जैसे कि मैं आपको यूनिट वाइज पढ़ा रही हूँ नोट्स बनाकर, तो ये भी एक तरह से संक्षेपण ही हुआ, क्योंकि अगर पूरा ही आप किताबों से और रेफरल किताबों से पढ़ेंगे तो बहुत ही लंबा हो जाएगा। और अभी हम क्या करें, संक्षेपण मेथड से पढ़ रहे हैं, तो मैंने संक्षेप में आपको यूनिट बना के दे दिए हैं, आप समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। तो ये भी एग्जाम्पल हो सकता है कि नोट्स बनाना। सरल और सुबोध भाषा होनी चाहिए, क्योंकि किताबों की भाषा थोड़ी कठिन होती है, तो जो हम संक्षेप में लिखेंगे वो सरल भाषा होनी चाहिए, कम से कम शब्दों में अधिक बातों को समझाना। फिर आता है पल्लवन विधि या फिर भाव विस्तार कह लीजिए, ये उसका थोड़ा उल्टा है। इसमें क्या होता है, किसी भी कथन को विस्तार के साथ लिखना, मतलब एक छोटी सी लाइन पढ़ी और फिर उसको विस्तार से आपने 2-3 मिनट तक समझाया, तो ये होता है आपका पल्लवन या फिर भाव विस्तार। इसमें कथन को सरल बनाने के लिए किया जाता है, क्योंकि कुछ शब्द ऐसे होते हैं ना, एक शब्द ही कई बार ऐसा होता है कि कहने को वो एक शब्द है, लेकिन उसकी व्याख्या जो होती है वो 4-5 लाइनों में होती है। कठिन वाक्यों को, संप्रत्ययों को तोड़ और सरल शब्दावली में बताना, जो कठिन शब्द होते हैं उनको तोड़ तोड़ के बताना। काव्यों का स्पष्टीकरण, जैसे कि कविताएं जो होती हैं वो कम शब्दों में लिखी होती हैं, लेकिन जो उनका अर्थ होता है वो बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, क्योंकि कवि क्या करते हैं, गागर में सागर भर देते हैं ना, छोटी सी बातों में कई बड़ी बड़ी बातें बता देते हैं। इससे क्या होता है, चिंतन कौशल का ऑब्वियस सी बात है विकास होता है कि बच्चा एक लाइन पढ़ेगा कविता की और फिर दिमाग में सोचेगा इसका अर्थ क्या है, कहाँ कहाँ ये लागू होगा। ठीक है, तो ये आपका हो गया पल्लवन विधि। फिर आता है विश्लेषण विधि। इसमें क्या होता है कि किन्हीं वाक्यों में विचारों का विश्लेषण करना, कोई वाक्य पढ़ा और फिर ये समझना कि ये वाक्य किस संदर्भ में बोला गया है, विश्लेषण करना उसका। अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता, इसमें जो होता है अध्यापक द्वारा स्पष्टीकरण की आवश्यकता होती है। शिक्षण के उपरांत की जाने वाली चिंतन प्रक्रिया है कि टीचर ने कुछ पढ़ा दिया, उसके बाद बच्चे इस पर चिंतन मनन करेंगे। इसमें छिपे हुए अर्थ, विचार और भाव को पहचाना जाता है और विश्लेषणात्मक चिंतन में भी यहाँ से विकास होता है, क्योंकि बच्चा क्रिटिकल माइंड में सोचना शुरू करेगा तो ऑब्वियसली उसका थिंकिंग का मेथड जो है वो विकास की ओर जाएगा। फिर आएगा तुलना विधि। किसी भी वस्तु व्यक्ति को क्या करना है, असमानता व समानता बताना। किसी भी दो वस्तु या दो व्यक्तियों के बीच में क्या क्या सिमिलैरिटीज हैं, क्या क्या डिफरेंसेस हैं, यही होती है कंपैरिजन, यही होता है तुलना। तो एक वस्तु की विशेषताओं को किसी अन्य वस्तु की विशेषता से मापना। और क्या होता है, इसमें चिंतन कौशल का विकास होता है, क्योंकि जब हम तुलना करेंगे तो हम ये पढ़ेंगे इस व्यक्ति में क्या क्या गुण है, इस व्यक्ति में क्या क्या गुण है, तो और फिर हम सिमिलैरिटीज ढूंढेंगे, डिफरेंसेस ढूंढेंगे, तो दिमाग में ये सारा प्रक्रिया चल रहा होता है। तो ये गहराई से सोचना यहाँ पर चिंतन प्रक्रिया की ओर बढ़ाता है। फिर कहानी की तुलना अन्य कहानी से, मान लीजिए कोई कहानी पढ़ी और फिर दूसरी कहानी पढ़ी, फिर दोनों को कंपेयर किया कि क्या क्या दोनों में सिमिलैरिटीज हैं और क्या क्या डिफरेंसेस हैं। लेखक के आधार पर भी तुलना कि कौन सा लेखक क्या लिख रहा है, ऐसे भी तुलना हम करवा सकते हैं बच्चों के माध्यम से। फिर आता है आपका दृष्टांत विधि। इसमें क्या करते हैं, हम उदाहरण देकर समझाते हैं, तो उदाहरण द्वारा अपनी बात को पुष्टि करना दृष्टांत कहलाता है। इसमें पुरानी प्रामाणिक घटना से जोड़कर समझना। आज जो पढ़ाना है हम उसको पहले पुरानी किसी एग्जाम्पल से बता देंगे, उसके बाद पढ़ाएंगे। ये बहुत ही आकर्षित और रोचकर होती है। इसमें दूसरों को समझने में सफलता मिलती है कि सामने वाला क्या कह रहा है। इससे सृजनात्मकता का भी विकास होता है। अगला जो मेथड है वो है भूमिका निर्वहन मेथड। इसमें क्या होता है कि एक व्यक्ति या विद्यार्थी किसी पात्र की भूमिका निभाते हैं। भूमिका निर्वहन है ना, डायलॉग्स होता है ना जैसे, तो वो क्या करते हैं कि उनके डायलॉग्स को बोलते हैं। तो ऐसे क्या होता है, किरदार में अपने अनुभव भी जोड़ते हैं कि मान लीजिए वो सीता का रोल या राम का रोल कर रहे हैं, तो फिर उसमें वो अपने भी एक्सपीरियंस जोड़ देंगे। इससे चिंतन कौशल का डेफिनेटली विकास होगा। तो विभिन्न स्थितियों में अपने विचार और चिंतन का अवसर वो करेंगे, स्वयं करके सीखेंगे। और स्थायी ज्ञान होता है, क्योंकि वो खुद किसी कोई कहानी के अंदर अगर वो रोल प्ले कर रहे हैं तो वो कहानी कभी नहीं भूलेंगे। फिर वो
जिंदगी भर उनको याद रहेगा। किरदार की भूमिका पर चिंतन के उपरांत अभिव्यक्ति, फिर जो भी उनको मिला होगा किरदार या पात्र की, अगर आपको राम का रोल मिला है तो वो राम के बारे में पढ़ेंगे, जानेंगे और उसके बाद ही उनके डायलॉग्स जो है परफेक्शनली बोल पाएंगे। फिर एक है हमारा ब्रेन स्टॉर्मिंग। तो ब्रेन स्टॉर्मिंग में क्या होता है कि ये समस्या समाधान की टेक्निक है, प्रॉब्लम देना और फिर सॉल्यूशन खोजना। ये समूह को समस्या दे, एक ग्रुप जो होता है उसको पूरी समस्या देंगे और फिर उन ग्रुप में मान लीजिए 6 जने हैं तो 6 के 6 लोगों का विचार जो है वो इकट्ठा कर लेंगे और उससे कोई ना कोई रिजल्ट निकालेंगे। अंत में एकत्रित विचारों को प्रेजेंट करना, और व्यक्तिगत ना होकर ये सामूहिक होती है। इससे विचारों पर बल लगाते हैं, कल्पना और नए विचार सामने आते हैं। फिर आता है आत्मचिंतन के आधार पर रचना। अब आत्मचिंतन क्या होता है? स्वयं निरीक्षण या आत्मनिरीक्षण, यानी खुद ही निरीक्षण करना, एक्सप्लेन करना, एक्सप्लोर करना चीज़ों को। इसमें क्या होता है? अपने अनुभव के आधार पर हम हल खोजते हैं। हमने जो लाइफ में एक्सपीरियंस किया है उसके अकॉर्डिंग हम किसी भी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन खोजेंगे। सॉल्यूशन खोजने का मतलब कि लिखेंगे या रचना करेंगे, आप ये भी कह सकते हैं। इससे मनोदशा का पता चलता है कि कौन सा इंसान किस मनोदशा से गुजर रहा है। जैसे कोई लेखक है या कवि है जो बहुत ही सैड पोएम्स लिखता है तो हम बता सकते हैं कि उसकी मनोदशा कैसी सैडनेस वाली है। तो छात्रों में चिंतन कौशल का विकास हम करवा सकते हैं आत्मचिंतन के द्वारा, और क्षमताओं का भी ज्ञान हमें हो जाएगा कि बच्चे में कमियां क्या क्या है, कहाँ पर बच्चा हमारा पीछे है। फिर आता है विभिन्न स्थितियों में प्रासंगिक रचना, कि अलग अलग स्थिति देके उनको हम क्या करवाएंगे? रचना करवाएंगे। जैसे भाव के अनुरूप रचना प्रस्तुत करना, कि हमने कोई इमोशन दे दिया, मान लीजिए हमने कह दिया कि आप भूखे हैं और अब आपको कविता लिखनी है, तो वो सोच कर उसको स्थिति के अनुसार लिखेगा। विभिन्न स्थितियां देकर रचना कराना, चिंतन कौशल का ऐसे विकास होता है। जैसे रोजमर्रा के अनुभव, आकस्मिक घटना, मान लीजिए कोई घटना घटी है आपके देश में या स्कूल में, मान लीजिए कोई घटना घट गई, या किसी न्यूज़पेपर में आपने पढ़ा कि किसी स्कूल में जो है भूकंप आया तो फिर ऐसी घटना हुई, तो ऐसे हम विषय देंगे बच्चों को और फिर बोलेंगे आप इस पर निबंध लिखो, कोई कविता लिखो, कहानी लिखो, या ये जो भूकंप आया ऐसे में बच्चों को क्या करना चाहिए ये लिखो। तो इन सब में बच्चा क्या करेगा? चिंतन कौशल का विकास करेगा। स्वयं करके सीखेगा, पठन कौशल का भी विकास होगा। यदि और हम कैसे दे सकते हैं उनको स्थितियां, हम बोल सकते हैं यदि आप जंगल में फंस जाओ तो अब आप क्या करोगे। तो ये जो क्वेश्चन हम दे रहे हैं ये क्या है? विभिन्न स्थितियों में प्रासंगिक रचना करवा रहे हैं हम। यदि आप इस तरीके से हम और भी क्वेश्चन दे सकते हैं, यदि आप प्रधानमंत्री होते तो आप कौन कौन सी नीतियां करते, बच्चों के लिए क्या करते। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन हम यहाँ पर दे सकते हैं एज अ टीचर। अब जो है हमारा एक कुछ मतलब हिंदी के बहुत सारे विधाएं दी जा रही हैं और फिर हमें ये बताना है कि अधिगम क्रियाएं मतलब लर्निंग प्रोसेस में हम कौन कौन सी एक्टिविटी को यूज़ कर सकते हैं। तो पेपर में क्वेश्चन अगर इसमें से आएगा तो ऐसे ही आएगा कि आप कुछ ऐसी विधाएं लिखें जो कि अधिगम क्रियाओं के लिए पाठ योजना यानी जो लेसन प्लान बनाते हैं वहाँ पर हम यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला है पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको पता है पत्र क्या होते हैं। पत्र में जो ज़रूरी चीज़ें हैं मैं वही बताऊंगी आपको, जैसे शिष्टाचार, आदर, सत्कार, ये सारी चीज़ें वहाँ पर इंक्लूड होनी चाहिए। अब जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आप अधिगम क्रिया में कैसे शामिल करेंगे, कैसे, वो हम देख लेते हैं। तो सबसे पहला विभिन्न प्रकार के पत्रों के नमूने दिखाएंगे हम बच्चों को ताकि वो देख पाएँ और बेहतर पत्र लिख पाएँ। सादे कागज की जगह असली पोस्ट कार्ड पर हम प्रैक्टिस कराएंगे, जो रियल वाला पोस्ट कार्ड होता है। फिर पत्र ए औपचारिक और अनौपचारिक दोनों रूपों का ज्ञान हम उनको देंगे कि औपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं, अनौपचारिक पत्र कैसे लिखते हैं। त्योहारों पर बधाई संदेश लिखवाएं। श्यामपट पर गलत पत्र लिखकर हम बच्चों से पूछेंगे कहाँ गलती है आप ठीक करो। तो इन चीज़ों के द्वारा हम पत्र लेखन जो है बच्चों का ठीक कर सकते हैं क्लासरूम के अंदर। उसके बाद आता है अनुच्छेद। तो अनुच्छेद क्या है? निबंध का ही ये लघु रूप है। जो निबंध होता है उसका ही ये छोटा रूप होता है अनुच्छेद। अनुच्छेद आपने भी पढ़े होंगे, पेपर में भी कई बार अनुच्छेद आ जाता है उठ के, फिर उसमें से क्वेश्चन करने होते हैं, तो वही होता है अनुच्छेद। इसमें क्या होता है कि आरंभ में पूर्व परिचित विषय चुनना। जब स्टार्ट करेंगे आप बच्चों को अनुच्छेद वाला काम कराना तो पहले कुछ ऐसे विषय चुनेंगे जिनसे बच्चे रूबरू हों।
और पत्र पत्रिका से उदाहरण लें, जो मैगजीन्स वगैरह होती हैं उससे। पहले मौखिक चर्चा, सबसे पहले आप क्या करें कि डिस्कशन कर लें उस टॉपिक के बारे में, उसके बाद चिंतन कौशल का विकास करवाएं। इस तरह अनुसार यानी जो बच्चे की एज है उसके अकॉर्डिंग ही अनुच्छेद लिखवाना है। चित्र प्रदर्शन द्वारा भी अनुच्छेद लिखवाया जा सकता है कि कोई चित्र दिखा दिया आपने और फिर बच्चों से बोलेंगे चलो इसके ऊपर आप पैराग्राफ लिखो। तो इस तरीके से अनुच्छेद लेखन को हम क्लासरूम के अंदर यूज कर सकते हैं। फिर आता है कविता। तो कविता क्या होती है? लय, ताल, संगीत, भाव, कल्पना, सरसता आदि कविता के अंदर होती है। अच्छा, तो अब क्लासरूम में हम कैसे अपने लेसन प्लान में इसको इंक्लूड करेंगे? पहला, कुछ पंक्तियां अध्यापक बताएं। मान लीजिए टीचर, मैं खड़ी हूँ क्लास में, मैं कुछ लाइंस बोलूंगी कविता की, फिर बोलूंगी आगे अब आप बताओ, अब आप बताओ आगे की लाइन क्या होनी चाहिए। तो इस तरीके से हम करवा सकते हैं। सेकंड, कविता का विषय और उदाहरण दिया जा सकता है कि मैंने कहा कविता का टॉपिक जो है वो है पढ़ाई, अब इसके ऊपर आप कविता बनाओ, और उदाहरण भी दे सकते हैं कि पढ़ाई से रिलेटेड कोई कविता हमने पढ़ के सुना दी उनको, या आपने खुद बनाई हो तो वो सुना दी 2-4 लाइन। फिर होता है चित्र वर्णन गतिविधि द्वारा भी अभ्यास, कि हमने कुछ चित्र दिखा दिए और फिर बोला कि आप कविता बनाओ। अधिक से अधिक विभिन्न भाव की कविताओं से परिचित कराना, बच्चों को डिफरेंट टाइप ऑफ जो पोएम्स होती हैं उससे हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। और कविता शिक्षण के उपरांत संबंधित प्रश्न पूछना, कि कोई कविता आपने पढ़ाई हो क्लासरूम में, फिर वो उनको बच्चों को समझ में आई या नहीं, इसके लिए कुछ क्वेश्चंस पुटअप करना है जो कविता से रिलेटेड होंगे। इसके बाद आता है आपका संवाद। अब संवाद में क्या होता है? अपने विचारों को एक से दूसरी जगह पर प्रेषित करना, संप्रेषण का ही एक माध्यम है ये। इसमें विविध विधाओं का संवाद में बदलना, चाहे कविता हो, कहानी हो, निबंध हो, कुछ भी रचना हो, उसे आप संवाद में बदल सकते हैं, डायलॉग्स में बदल सकते हैं। तो कहानी या संवाद के माध्यम से प्रस्तुतिकरण, मान लीजिए क्लास में कोई कहानी पढ़ानी है, कोई चैप्टर पढ़ाना है, तो आप क्या करेंगे कि उस कहानी में जितने भी पात्र हैं क्लासरूम में बांट देंगे बच्चों को और इस तरीके से पढ़वाएंगे। रोल प्ले द्वारा आप पढ़ाएंगे, ठीक है। विद्यार्थियों द्वारा इसमें स्वयं भी संवाद लिखवा सकते हैं, कि बच्चों से बोलेंगे कि आप जैसे कोई कहानी है शेर और चीते की, तो हम बोल सकते हैं कि आप शेर हो, आप चीता हो, आपको डायलॉग्स खुद लिखने हैं और जो स्थिति है वो ये है, आप कोई भी स्थिति दे सकते हो। और कार्य की सराहना, जब भी बच्चा कुछ करेगा तो आपको उसको प्रमोट करना है, मोटिवेट करना है। फिर आता है कहानी। तो कहानी क्या होती है? वर्णनात्मक गद्य रचना होती है। इसको हम कैसे ला सकते हैं क्लासरूम में? तो चित्र द्वारा कहानी बनवा सकते हैं। हमने चित्र दिखा दिए जैसे कॉमिक में होता है और फिर बोलेंगे कि चलिए अब आपके माइंड में क्या आ रहा है, कहानी कोई ऐसी बनाइए जिससे चिंतन कौशल जो है बच्चे का वो बढ़िया होगा। या फिर कोई अधूरी कहानी है, हमने सुनाई फिर बोला अब इसको पूरा करो। या फिर कहानी में परिवर्तन लाना, कि कहानी है लेकिन हम एक कहानी सुना दी, फिर हम बोलेंगे नहीं, मान लो इसमें जो है वो शेर मरा नहीं, तो अब आगे क्या होगा, चेंज कर दिया हमने उसके अंदर। कल्पना करके कहानी निर्माण, या हम कह सकते हैं आप खुद इमेजिन करो और एक कहानी लिखो। विविध शब्दों से कहानी, या फिर हमने 2-3 शब्द दे दिए, 10-12 शब्द दे दिए और बोला कि अब कहानी बनाओ जिनके अंदर ये शब्द भी प्रयोग होने चाहिए। तो इस तरीके से आप क्लासरूम के अंदर इन टेक्निक्स को यूज कर सकते हैं ताकि बच्चा चिंतन कौशल में आगे बढ़े। फिर है निबंध। तो निबंध क्या होता है? विचारों को पूर्णतः मौलिक रूप से श्रृंखलाबद्ध तरीके से लिखना, मतलब सीरीज से लिखना जो मौलिक रूप से हो, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, अगर आपको निबंध लिखवाना है तो आसपास के वातावरण से विषय ले, मतलब जो बच्चे के आसपास हो, जैसे कोई त्योहार आने वाला हो तो हम कहते चलो होली पे निबंध लिखो, होली आने वाली है, तो बच्चा उसको जानता है, वो उसकी तैयारी कर रहा है, तो बेहतर निबंध लिखेगा उस बारे में। समूहगत चर्चा द्वारा निबंध, या हम कह सकते हैं कि क्लासरूम में डिस्कशन कर लो, एक टॉपिक आपने दे दिया और उसके बाद चलो निबंध लिखो। फिर वाद विवाद के पश्चात इसी विषय पर निबंध लिखना, मान लीजिए कोई डिबेट हुई किसी टॉपिक पे, फिर बाद में हमने कहा चलो इसी विषय पर आप निबंध लिख लो, ऐसे राइटिंग कर लो। ऐसे राइटिंग कॉम्पिटिशन्स भी होते हैं, वो भी करवा सकते हैं। विषय से संबंधित संकेत बिंदु दे देना, मान लीजिए कोई निबंध लिखवाना, उससे पहले आप क्या करेंगे, की पॉइंट्स दे दें बच्चों को, और बच्चा जो भी काम करेगा आप उसकी सराहना तो करनी ही है। फिर आता है नाटक लेखन। नाटक लेखन में क्या होता है, दृश्य काव्य, चरित्र और पात्रों की अधिकता होती है। इसमें कक्षा अभिनय करवा सकते हो आप, कक्षा में बच्चों से अभिनय कराना, एक्टिंग करवाना, और पात्र अनुकूल वाचन, मतलब जो पात्र बच्चे को दिया गया है उसके अनुकूल ही वो वाचन करेगा या अभिव्यक्ति करेगा। नाटक के माध्यम से कहानी पढ़वाना,
जैसे कोई कहानी है, हम उसको कहानी की तरह बोले नहीं जा रहे, वो बहुत बोरिंग हो जाता है, नाटक की तरह हमने रोल प्ले करा लिया। या फिर स्वयं नाटक लिखने और प्रेजेंट करने के लिए हम कह सकते हैं बच्चों को ग्रुप में। और नाटक के उपरांत क्या होगा कि चिंतन कौशल का विकास हम करेंगे, क्वेश्चंस पूछेंगे। उसके बाद आता है आपका कथा चित्र। तो कथा चित्र में क्या होता है, किसी भी कहानी या कथा को चित्र के माध्यम से प्रेजेंट करना, ये होता है कथा चित्र। अब क्लासरूम में कैसे इसको यूज करेंगे, कैसे ये चीज हम बढ़ाएंगे, कथा चित्र कैसे बच्चों को सिखाएंगे। तो क्या कर सकते हैं हम, विभिन्न चित्रों के माध्यम से कहानी का वर्णन। मान लीजिए कोई कहानी पढ़ानी है तो हम चित्रों का प्रयोग करेंगे और उसके अकॉर्डिंग हम कहानी को पढ़ाएंगे। और क्या कर सकते हैं, समूह बनाकर विद्यार्थियों द्वारा प्रेजेंटेशन। हमने ग्रुप वाइज क्या किया, ग्रुप बना दिया और फिर बच्चों से ही बोला कि आप अब प्रेजेंटेशन करो। छोटी कक्षाओं में कथा चित्र द्वारा चिंतन का विकास बहुत ही इजी होता है, क्योंकि छोटी क्लास के बच्चे चित्रों से बहुत ही अट्रैक्ट हो जाते हैं, उनको बहुत ही रुचि आती है। संवाद द्वारा चित्र प्रस्तुतिकरण। संवाद वही डायलॉग्स द्वारा भी हम चित्र का प्रेजेंटेशन करा सकते हैं। जैसे आपने देखा होगा कि किंडरगार्टन के जो बच्चे होते हैं, वो मान लीजिए एक बच्चा है, वो फ्लावर बन गया है और एक पेड़ बन गया है, तो और फिर वो अपने डायलॉग बोल रहा है, तो चित्र भी प्रस्तुत हो रहा है सामने और वो संवाद भी कर रहा है। तो इस तरीके से कथा चित्र आप यूज कर सकते हैं। और दृश्य सामग्री का प्रयोग करके भी हम कथा चित्र जो है क्लासरूम के अंदर ला सकते हैं। तो ये आपका यूनिट 4 था। आई होप आपको ये यूनिट समझ में आई होगी। इसके बाद बहुत ही जल्द मैं यूनिट 5 लेकर आऊँगी और ये जो सिलेबस है आपका यहाँ पर कवर हो जाएगा।